हेलो दोस्तों, नमस्ते, कल आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर। स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी DULLB और BHULLB, क्लैट और सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं पर्सनल लॉस के अंदर। तो मेरे को लास्ट टाइम कमेंट भी आया था कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं स्पेशल मैरिज एक्ट को प्रॉपर लेकर आया हूँ। उसके अंदर 40 सेक्शंस होते हैं, उसमें से गिने चुने 8 सेक्शंस कुछ हैं जो मैंने आपके लिए चुने हैं, और उसमें से भी सिर्फ 2 ही सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनको पढ़ लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी बचे हुए सेक्शन को जस्ट हैव टू रीड अबाउट। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एक्ट, आई विल डेफिनेटली गेट इट डिकोडेड फॉर यू गाइस। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी रिसेंटली वो न्यूज के अंदर भी था। इफ यू हैव नो दैट देयर इज एन बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हु हैव मैरिड अ मुस्लिम गाय अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच शी गेव व्हेन शी केम आउट ऑफ द court of marriage, she said that thanks to the Special Marriage Act of India, and that words were almost in the every newspaper. So when such words come, such things happen, and that is in the news, then that becomes a very very important point for examiner to look into and to prepare a question about that. So this video will be about the Special Marriage Act, and we're talking about the important sections of Special Marriage, and plus we are discussing about the Special Marriage Act in this video. So let's go to the stream and enjoy your video. Watch till the end because there will be most important all the important revelations and all the important questions which can come about from these sections will be there. So दोस्तों, just move ahead. हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्रीकाल, आदाब, और आप सब लोगों का स्वागत है मेरी इस स्ट्रीम पे। आज यहाँ पे हम लोग, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का प्रोविज़न लाया क्यों गया था, उसी के ऊपर पहले हम बात करेंगे, और फिर इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और साथ के साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हिंदू की हमारे देश के अंदर पर्सनल लॉज को तवज्जो दी जाती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से पर्सनल लॉज को तवज्जो दी जाती है, और उस वजह से हर रिलीजन के जो पर्सनल लॉज हैं उनको फॉलो करा दिया जाता है। जहाँ पे हिंदू रिलीजन के जो हैं वो कोडिफाइड लॉज हैं काफ़ी, वहीं पे मुस्लिम रिलीजन के कोडिफाइड लॉज ज़्यादा नहीं हैं। और हिंदू रिलीजन जो है उसी के अंदर आपका जैन, आपका सिख्स और बुद्धिस्ट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो उनके रिलीजन के भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हिंदू कोडिफाइड लॉ से कंफर्म हो जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक क्योंकि मैरिज से रिलेटेड है, तो हम मैरिज से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइंड है, और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइन होने के बाद एक चीज़ और है जो उसमें बताई गई है, वो ये है कि जो वो मैरिज है दैट इज़ सोलमनाइज्ड अमंग 2 हिंदूज, यानी जो वर और वधू हैं उनका हिंदू होना ज़रूरी है, और अगर वो दोनों हिंदू नहीं हुए तो उस केस के अंदर वो मैरिज सोलमनाइज्ड यानी वो मैरिज कंफर्म नहीं मानी जाएगी। सिमिलर चीज़ जो है वो आपके मुस्लिम लॉ के अंदर है। मुस्लिम लॉ के अंदर भी जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोनों का मुस्लिम होना ज़रूरी है। तो ये जो है पर्सनल लॉज जिनके अंदर सिर्फ उन्हीं के ही रिलीजन के लोगों के लिए मैरिज जो है वो बताई गई है। तो फिर इन केस अगर लड़का जो है वो जो मेल है वो और जो फीमेल है वो अगर 2 डिफरेंट रिलीजन के हुए, यानी हिंदू हुआ फीमेल मुस्लिम हुई, या फिर लड़का मुस्लिम हुआ फीमेल हिंदू हुई, या फिर लड़का मुस्लिम हुआ फीमेल क्रिश्चियन हुई, या फिर लड़का पारसी हुआ और जो फीमेल है वो मुस्लिम हुई, तो इन जब सारे ऑर्डर्स में जो फिर होगा तो वो मैरिज कैसे होएगी? तो यानी ये लोग मैरिज नहीं कर पाएंगे, और अगर ये लोग मैरिज नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा फ्रीडम टू लाइफ है आर्टिकल 21, जो हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन की आज़ादी है, वो चीज़ें कैसे करी जाएंगी? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने 1954 के अंदर क्या करा, रादर देन चेंजिंग द पर्सनल लॉज
रादर देन चेंजिंग दी पर्सनल लॉज रिगार्डिंग मैरिज, क्योंकि इंटर जो रिलीजन मैरिजेस थी वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और बड़ी दिक्कत होने लग गई थी। तो रादर देन चेंजिंग पर्सनल लॉज रिगार्डिंग मैरिज, व्हाट दे डिड, दे गॉट दी स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो जो है आपकी मैरिज को ले आए एक 1954 के अंदर, जिसके अंदर ऐसे केसेस जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं वो मैरिजेस भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सोलेमनाइज्ड की जा सकती हैं। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सारी मैरिजेस करी जा सकती हैं और उनको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों आया आप लोगों को पता चल गया। तो आइए आप चलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर और देखते हैं इनमें से कौन कौन से ये सेक्शंस हैं जिनका होना या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो अगर कहीं पे भी किसी मैरिज की बात हो रही है तो मैं अगर आपको बोलूँगा, चाहे वो हिंदू मैरिज हो या फिर मुस्लिम हो या फिर स्पेशल एक्ट के अंदर कोई मैरिज हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है मैरिज की सोलेमनाइज्ड होने की कंडीशंस, यानी प्रॉपर मैरिज जो हो रही है उसकी कंडीशन क्या है। ये हमने हिंदू और मुस्लिम एक्ट दोनों में करी थी। और दूसरा होती है डाइवोर्स, क्योंकि दो ही चीज़ें एक मैरिज से जो रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डाइवोर्स और एक होता है मैरिज होने की कंडीशंस। तो इस जो एक्ट के अंदर भी हम लोग जो मोटी मोटी चीज़ है उसे ही समझेंगे, साथ के साथ मैं आपको कुछ सेक्शंस मार्क कर दूंगा जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग सेक्शन 2, मैंने हमेशा आपको समझाया है कि जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आपको डेफिनेशंस मिल जाती हैं और जब आप लॉ एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो बड़ा फॉन्ड ऑफ रहता है डेफिनेशन वाले सेक्शन से। तो इसलिए आप लोग जो है इसको बड़ा ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सोलेमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिज के अंदर वो है सेक्शन 4, जिसको हम पढ़ेंगे भी आज, जिसको आपको पढ़ना भी चाहिए और एक्सप्लेन करा जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस एज द टॉपिक सजेस्ट, कंडीशन रिलेटेड टू द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो अब हम आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था हम 2 ही टॉपिक्स पे मेन पढ़ेंगे, दैट इज़ डाइवोर्स एंड मैरिज। तो अगला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है आपका नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। ये आपने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी, यहाँ पे लिखा नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों का मतलब सेम नहीं होना चाहिए। नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब भी मैरिज का 0 होना और डाइवोर्स का मतलब भी मैरिज का 0 होना है। तो ये क्यों उन्होंने 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, मगर ऐसा नहीं होता। नलिटी ऑफ मैरिज इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। नलिटी ऑफ मैरिज जो है उसके अंदर डिक्री ऑफ नलिटी दी जाती है और जो आपका डाइवोर्स है, डाइवोर्स ऑफ मैरिज, उसके अंदर डिक्री ऑफ डाइवोर्स दी जाती है। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नलिटी की बात जहाँ पे होती है, नलिटी जिधर आ जाती है, नलिटी का मतलब ये होता है कि जो मैरिज थी वही मान्य नहीं थी, मतलब वॉज नॉट वैलिड, मैरिज ही वैलिड नहीं थी, मैरिज इज़ नॉट वैलिड। मगर डाइवोर्स के अंदर मैरिज वैलिड थी और बाद में मैरिज वॉज वैलिड और बाद में आउट ऑफ फ्यू ग्राउंड्स एज मेंशन इन सेक्शन 27 इन स्पेशल मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 13 इन द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कपल्स है उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। तो नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है, मैरिज जो थी वो या तो वॉइड थी या फिर वो वॉइडेबल थी, यानी वो मान्य ही नहीं थी। और डाइवोर्स ऑफ मैरिज के अंदर क्या होता है, मैरिज वॉज वैलिड, यानी जो मेन पार्ट है, जो चीज़ है मेन मैरिज, उसी के ऊपर खेल है कि एक के अंदर जो मैरिज है वो वैलिड है, यानी जो मैरिज हुई थी दैट वाज वैलिड, तो आप लेंगे डाइवोर्स। और जहाँ पे मैरिज वैलिड ही नहीं थी, वॉइड थी या वॉइडेबल थी, यानी नॉट वैलिड थी, यहाँ मैरिज की मान्यता ही नहीं थी, वहाँ पे आप लेंगे डिक्री ऑफ नलिटी। वो आप लेंगे या नहीं लेंगे वो कोर्ट भी देगा अगर आप उसको केस को कोर्ट में डालेंगे। यानी जो मैरिज है उसका ही मेन खेल है कि मैरिज अगर आपकी वैलिड थी तो फिर आप लेंगे डाइवोर्स, और मैरिज अगर आपकी वॉइड या वॉइडेबल थी, यानी मैरिज आपकी वैलिड ही नहीं थी, तो आप लेंगे डिक्री ऑफ नलिटी। और वही जो बात है यहाँ पे इन्होंने करी है हमारे इस चैप्टर 6 के अंदर।
तो ये देखिए वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस, इनको भी आपने जरूर पढ़ना है। और साथ में डाइवोर्स जो सेक्शन 27 के अंदर दैट यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू। डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट इज ऑल्सो यू नीड टू गो थ्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो इनके अंदर जो है वो मैरिज के सोलमनाइज होने की कंडीशन और डाइवोर्स ही मेन चीज़ें हैं। तो ये आपने देखिए 4 सेक्शन मैंने ये आपको ये बता दिए और 2 ऊपर 6 ही सेक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे जो है क्या कहते हैं इसके अंदर जुडिक्शन प्रोसीजर के अंदर कोर्ट टू विच द अपील शुड लाई, हमेशा मैरिज की जो अपील है सॉरी पेटिशन शुड लाई, मैरिज की जो पेटिशन हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद ज्यूरिडिक्शन इसके अंदर बताया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब एक रीड कर सकते हैं आप इस सेक्शन को कि कहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हस्बैंड रहता था फलानी सिटी में, वाइफ रहती है फलानी सिटी में, ठीक है, एंड ये दोनों एक तरीके से आर नॉट कोहैबिटेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 years एंड दे वांट टू फाइल डाइवोर्स। हस्बैंड मुंबई रहता है, वाइफ आपका रहती है दिल्ली में, तो अब ये कहाँ पे फाइल करेंगे, मुंबई फाइल करेंगे या दिल्ली फाइल करेंगे, तो कहाँ पे वो फाइल कर सकते हैं, ऐसी ही कुछ कंडीशन इसके अंदर दी गई है कि वो लास्ट रिजाइड जहाँ पे इकट्ठे करे थे क्या वो उस कोर्ट की जुडिक्शन होगी, या मैरिज जहाँ पे होती क्या उस कोर्ट की जुडिक्शन होगी, या फिर वाइफ की कंफर्टेबिलिटी देखी जाएगी। अगर वाइफ एक डाइवोर्स डिक्री ऑफ डाइवोर्स फाइल करने जा रही है तो वाइफ जो क्योंकि एक लेडी है वो दिल्ली मुंबई ट्रैवल नहीं कर सकती तो वो दिल्ली में फाइल करेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है अगर हस्बैंड वाइफ काफ़ी समय से दूर रह रहे हैं तो कहाँ पे केस फाइल करा जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा इसमें लाइट डाला गया। तो यू कैन जस्ट हैव अ रीडिंग, आई विल से रीडिंग विल बी इनफ फॉर दिस सेक्शन। देन देयर इज दिस एलिमनी पेंडेलाइट, ये आपको जरूर पता होना चाहिए इसका मतलब, नॉट अबाउट द सेक्शन। एलिमनी का मतलब क्या होता है, इट्स द सम और द अमाउंट विच इज गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है। तो वाइफ को ये सम जो दिया जाता है उसे एलिमनी कहा जाता है। अब इसके अंदर आप देख रहे लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे लिखा हुआ है परमानेंट एलिमनी एंड एनुअली पेंडेंट। पेंडेंट लाइट का मतलब ये होता है कि जब तक केस चल रहा है, केस इज पेंडिंग, तो जब तक केस पेंडिंग है तब तक भी एक एलिमनी हस्बैंड को वाइफ को देनी चाहिए इफ वाइफ इज नॉट अर्निंग। तो वाइफ का क्योंकि घर बार चलना चाहिए, दैट विल बी गिवन अंडर दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये ही इसके अंदर मैंने देखिए यहाँ पे 44 सेक्शंस तक है। बाइगमी का इसमें भी दे दिया गया है। बाइगमी, आई होप यू नो, बाइगमी इज लाइक डुअल मैरिजेस इफ सम पर्सन मैरी अदर पर्सन आउटसाइड द मैरिज। तो बाइगमी आप देख सकते हैं, बाइगमी जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी पनिशेबल है। SMA के अंदर भी यू कांट मैरी अनदर पर्सन। ये देखिए अगर इसके अंदर आप मुस्लिम, इफ अ मुस्लिम गाय मैरीज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसकी वाइफ है, if she is not Muslim and even if she is Muslim, she can get a decree of bigamy because the marriage will happen under the Special Marriage Act. And Muslim person, because he haven't married under the Muslim person, not protected or shielded to go for the multiple marriages. अच्छा, एक सवाल और है कि मुस्लिम जो मेन है वो कितनी मैरिजेस कर सकते हैं? 1 मैरिज, 2 मैरिज, 4 मैरिज और लाइक अनलिमिटेड मैरिज, कितनी मैरिज है जो है एक मुस्लिम मेल कर सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, ठीक है। तो ये ही इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस आई गेस। मैंने आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 8 सेक्शन इस पूरे जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें से हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर 8 हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इफ यू आस्क मी, देन आई विल गिव टू दिस सेक्शन 4 एंड देन आई विल गिव टू दिस सेक्शन 27। बाकी यू कैन गो थ्रू एंड रीड इट। नलिटी एंड डाइवोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ सेक्शन 4 और सेक्शन 27 ब्रीफली कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बच्चों ने बोला था कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट भी आप करा दीजिए, और ये एक ही वीडियो का सेक्शन है, सो आई विल कवर इट टुडे ओनली। सो लेट्स गो टू द सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पिछली बार क्वेश्चन भी आया था एंड पीपल गेट कन्फ्यूज, मैं उसी को आज थोड़ा सा एड्रेस कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन 4 को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, ठीक है, ऑफ मैरिज। तो कोई भी मैरिज का लॉ है उसको अगर उसमें कोई भी चीज़ है उसे छोड़ दीजिए। अब मैरिज बिटवीन एनी 2 पर्सन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें देखने की जरूरत है, दे हैव सेड हेयर, व्हाट दे हैव सेड हेयर, दे हैव सेड हेयर एनी 2 पर्सन।
यही सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, SMA के अंदर जरूरी नहीं है you have to be from the opposite religions. Even if you are from the similar religion, you can marry under special marriage act. And that was the question which most of the students got wrong in last year, I guess in year before question, in which they said there is person Raj and there is this person Sunana who are practicing Jain. So they were practicing Jain. So Jain comes under the Hindu Marriage Act, HMA. ठीक है, and so they decided to marry. So they can marry under which act? So they have given option Hindu Marriage Act, they have given option Special Marriage Act, so they have given option Muslim Marriage Act, and they have given a option as well of the Jain Marriage Act, and then this have given the option. They have given these options, and then they have given the question ki from like this is 1, 2, 3 and 4. So they have given the option only 1, they have given the option only 4, they have given the option 1 and 2, and they have given the option 1 and 2 and 4. So what student did? Most of the students, they marked this only 4. Only 4 they have marked this only 4. So what happened when they marked this only 1? So that got wrong. That got wrong because answer was 1 and 2. 1 and 2 was the right answer, because Jains can also marry under Special Marriage Act, and not only Jain, Hindus can also marry under Special Marriage Act, Muslims can also marry under Special Marriage Act. You need not to be from the opposite religion. If you are even from the same religion, because the definition says any two person, they have not said only person from different religion can marry under Special Marriage Act. So this is a very important thing you need to remember in the section 4 which have been mentioned, and very, very important when it comes to the examination point of view. So always make sure that any person can marry under Special Marriage Act and maybe solemnize under this act if at the time of the marriage the following condition are being fulfilled. So following condition they have to fulfill. What are these following condition? So they have neither party has a spouse living. ठीक है, तो this talk about bigamy कि कोई जो स्पाउस है किसी भी पार्टी का वो जिंदा नहीं होना चाहिए. नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए. अगर वैलिड कंसेंट दे भी रहा है देन ही शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड दैट सच टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रेशन. तो पहला वाला जो बाइगमी आ गया, इस वाले में मोस्टली देव टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के बारे में इसमें थोड़ा सा उन्होंने बात कर ली है. तो एक कंडीशन होगी बाइगमी यानी दो शादी नहीं होनी चाहिए, होती मेंटल हेल्थ की हो गई. एंड देन दिस ऑल्सो टॉक अबाउट इंसेनिटी. तो ये जो इन्होंने बात करी है बी के अंदर, दैट इज अबाउट द इंसेनिटी पार्ट. देन मेल हैज़ टू कंप्लीट 21 ईयर्स ऑफ एज एंड फीमेल एज 18. तो ये इसमें एज आ गई, मेल की 21 एंड फीमेल की 18, जो कि जनरल है. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी यही है. दूसरा, पार्टी शुड नॉट बी विद इन अ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड होता है एंड हिंदू एक्ट के अंदर भी होता है. तो दे हैव गिवन इट फॉर द सेफर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अ प्रोविजो. तो प्रोविजो इज दैट वेयर कस्टम गवर्निंग एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीज परमिट अ मैरिज. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ए है, सपोजिटली ए एंड बी both are under the prohibited marriage, they both are under the prohibited relationship. ठीक है, तो prohibited relationship है दोनों का, हो नहीं सकती शादी. बट द थिंग इज दैट कि इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति के कस्टम के अंदर अलाउड है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वो नहीं है. तो अगर किसी भी एक व्यक्ति के कस्टम के अंदर अलाउड है तो फिर ये प्रोहिबिटेड मैरिज हो सकती है. यही डिफरेंस है हिंदू मैरिज एक्ट से थोड़ा सा बाहर जाके, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं है. ये क्लॉज जो है बेसिकली दिया गया स्पेसिफिकली ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइब, और वैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी ट्राइबल्स को मेंशन किया गया था. ट्राइबल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हिंदी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ट्राइबल्स की शादी नहीं हो सकती, उनकी शादी जो हो सकती है वो SMA के अंदर हो सकती है. ठीक है, बिकॉज क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर ऐसे बहुत ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे दे मैरी अमंग देयर सिस्टर्स एंड ऑल दोस कजन्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई दे हैव सेड प्रोवाइडेड वेयर कस्टम गवर्निंग एट लीस्ट वन
at least one of the person of party permits the marriage between them. Such marriage may be solemnized despite that they are within the degree of prohibited relationship, and they also have to fulfill one condition. You have to fulfill all these conditions, and the last condition which they said is where the marriage is solemnized in the state of Jammu and Kashmir, both the parties are citizens of India, domiciled in the territory to which the act extends. तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शादी हो रही है तो दोनों पार्टीज जो है इंडिया के डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं आगे। ये इसमें इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन के अंदर कस्टम को डिफाइन किया हुआ है कि कस्टम बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। तो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होनी चाहिए, और क्या कहते हैं अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी की लेकर। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय गेजेट जो है प्रोवाइड दैट नो सच नोटिफिकेशन शैल बी इशूड इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ एनी ट्राइब कम्युनिटी और ग्रुप और फैमिली अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट, इफ नॉट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कस्टम को लेकर, ठीक है, कि भैया वो ये सेफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, और एक भी फैमिली जो उसको फॉलो कर रही है हैव नॉट डिसकंटिन्यूड। तो कस्टम का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल अनरीजनेबल है मगर उसको करते आ रहे इतने समय से और आप उसे कहें ये तो कस्टम है, लाइक सती प्रथा, ठीक है, और वो कस्टम नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 27 सेक्शन के ऊपर, ठीक है। वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। वॉइडेबल मैरिज में ये होता है कि वॉइडेबल मैरिज होती है मैरिज हो गई है बट इट कैन बी nullified if any of the party to the marriage, ठीक है, if any of the party to the marriage say so, ठीक है। ये आपको वॉइड और वॉइडेबल के बीच में मैंने डिफरेंस वैसे भी कई बार बता दिया है, ठीक है। वॉइड मैरिज क्या होती है, जो शुरू से ही वॉइड होती है। वॉइड मैरिज के ज़्यादा कुछ नहीं होते। वॉइड मैरिज में यही है कि जो ऊपर की 4 कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 4 के अंदर वैलिड मैरिज की, अगर वो फॉलो ना हो तो दैट्स अ वॉइड मैरिज, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट वाला है कि द पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस वॉइडेबल मैरिजेस के अंदर वही है कि इफ़ द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेट, अगर इफ़ आपने कंज्यूमेट नहीं करा है ओइंग टू द विलफुल रिफ्यूजल, आप मतलब कंज्यूमेट करने के लिए मना कर रहे हैं। व्हाट इज कंज्यूमेट इज आफ्टर मैरिटल सेक्स, इफ़ यू आर जस्ट सेइंग नो टू इट, ठीक है, तो वो मैरिज वॉइड करी जा सकती है ऑन पार्ट ऑफ अदर पार्टनर, या फिर रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। तो जो मैरिज हो रही थी उस लेडी की, शी वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, तब भी वॉइड करी जा सकती है शादी, आपको बाद में पता चला है तब। द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द मैरिज, जो कंसेंट है पार्टी का मैरिज के लिए, दैट वाज ओवन बाय कोर्शन फ्रॉड एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कोर्शन और फ्रॉड की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप लोग ले सकते हैं। ये प्रोवाइड जो है इन्होंने प्रेग्नेंट के हिसाब से बताया है। सो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल यार, कोई इतनी कहानी उसमें नहीं है। अब आ जाते हैं डाइवोर्स के ऊपर। डाइवोर्स के अंदर मेन क्या चीज़ है, डाइवोर्स के मेन होते हैं ग्राउंड्स। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स थे ये उससे कितने अलग हैं, ठीक है, या इसमें कोई नई चीज़ दे रखी है जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं देगी, तो हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के अंदर जो है डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो ग्राउंड्स आ जाते हैं इन द एग्जाम इन सम और अदर फॉर्म इन अ क्वेश्चन। तो डाइवोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स जो है यहाँ पे सेक्शन 27 के अंदर दिए गए हैं। एंड सेक्शन 27 के अंदर व्हाट दे आर सेइंग, लेट अस गो थ्रू दैट। Subject to the provisions of this act, rules made thereat, petition for divorce may be presented to the district court, ठीक है, यहाँ मेंशन भी कर दिया है petition कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है, बाय द हस्बैंड और द वाइफ। तो इसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों के पास पावर है। मैंने आपको क्या बताया था कल ही, मैंने जो हमने मुस्लिम लॉ की वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने बताया था कि किस प्रकार से कस्टमरी जो आपके डाइवोर्सेस यानी तलाक हैं, ठीक है, तलाक है, इला है, ज़हीर है, उनके अंदर जो है हस्बैंड को पावर दी गई है। वाइफ को जो पावर है वो भी डेलीगेशन के रूप में दी गई है तफावीज़ के अंदर, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट जिसमें हस्बैंड खुद डेलीगेट कर रहा है, और वाइफ को अगर असली पावर मुस्लिम लॉ के अंदर दैट इज गिवन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसके अंदर वाइफ को दी गई है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डाइवोर्स की पावर है वो दोनों को दी गई है। उसी तरीके से SMA के अंदर भी जो पावर है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ बोथ कैन टेक डाइवोर्स, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर है आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अगर कोई मुस्लिम जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करेगा तो उसको इसी, देखो ये चीज़ का आपके ध्यान रखना है, जो इस मैरिज एक्ट के अंदर शादी करेगा, द पर्सन इज गोइंग टू मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट हैव टू गेट द डाइवोर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड इफ द पर्सन इज मैरिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट देन ही हैव टू गेट द डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो अब हम इसके ग्राउंड्स पे देखते हैं। The first ground is यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ। The first ground is has a solemnization of marriage had a voluntary sex intercourse with any person other than his or, तो other than his or spouse, तो adultery की basically यहाँ पे बात आ रही है। outside marriage you can do sex. I hope you know that adultery is basically
नॉट अ क्राइम, ठीक है, अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के अंदर इसको क्राइम से हटा दिया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बताएंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट जजमेंट, बट अडल्ट्री इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। आप अडल्ट्री के बेसिस पे जो है वो किसी को जेल नहीं भेज सकते ना। आउटसाइड मैरिज सेक्स इज अलाउड, इज नॉट क्रिमिनल, but if you're doing it, it is a valid ground of divorce. So that is what they have said here. The B is has deserted the petitioner for continuous period less than 2 years. तो यानी 2 साल के लिए desertion, मतलब अपने पत्नी को या पति को 2 साल से जो है desertion कर रखा है, छोड़ रखा है। तो ये जो है ये वाला भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है अभी। चलिए इसको मैं बाद में कंपाइल अप करूंगा, ठीक है। देन थर्ड पार्ट इज, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड is undergoing a sentence of imprisonment for 7 years, यानी is undergoing imprisonment, ठीक है, for 7 years or more। तो ये जो जेल जाने वाला पार्ट है ये हमने पढ़ा था मुस्लिम मैरिज डिसोसिएशन ऑफ मुस्लिम मैरिज 1939 के अंदर। अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर एंड प्लस का जो क्लॉज है वो वहाँ पे है, बट दिस क्लॉज इज नॉट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है दिस क्लॉज। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है जो 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट वाला कोई क्लॉज जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इम्प्रिजनमेंट के बेसिस पे ऐसी मैरिज नहीं, मतलब नहीं तोड़ी जा सकती है। लेट्स गो टू द फोर्थ पार्ट। द फोर्थ टॉक अबाउट सोलमन मैरिज ट्रीटेड विथ क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी इज ऑल्सो गिवन हेयर। क्रुएलिटी जो है वो आपको पता होना चाहिए, इज अ वन ऑफ द वेरी वेरी sought after ground when it comes to the divorce, and cruelty is not of only physical sense, it's also of the mind, physical and mind दोनों पे ही जो cruelty है that is one of the ground for the divorce, and it is also under Hindu Marriage Act as well. So E is that has incurably unsoundness of mind. So this unsoundness of mind is incurable basically, मतलब जो बंदा है you have to prove it, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इनसाउंडनेस ऑफ माइंड है दैट इज इनक्योरेबल एंड द पर्सन कैन नॉट लिव विद इट, ठीक है, इज ऑफ सच काइंड एंड सच एक्सटेंट द पेटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सेप्टेड टू लिव विद दैट रिस्पोंडेंट। यू हैव टू प्रूव इट। देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, मेंटल डिसऑर्डर मीन मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, एनी अदर डिसऑर्डर डिसेबिलिटी। तो पूरा उसका डेफिनेशन करा है, ठीक है। एंड दैट साइकोटिक मीन द परसिस्टेंट डिसऑर्डर, ठीक है, परसिस्टेंट है, और डिसेबिलिटी ऑफ अ माइंड वेदर और नॉट इंक्लूड सम नॉर्मल व्हिच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल एग्रेसिव और सीरियस इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, ठीक है। तो एग्रेसिव एकदम ही बंदा पागल हो जाता है गुस्से में और मतलब बहुत एग्रेशन दिखाता है। तो दिस कैन ऑल्सो गो डाउन इन द क्रुएलिटी वे, बट यू कैन ऑल्सो do this, or is it on a medical treatment, ठीक है, and whether or not it requires or susceptible medical। तो ये डिफेंड कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एग्रेशन है जो डेफिनेटली डजंट मीन कि द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एंड वेदर और नॉट। सो इट्स लाइक जरूरी नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो ऐसी इंसेनिटी हो, बट अगर इंसेनिटी ऐसी है जो इनक्योरेबल है एंड यू कैन नॉट कोप विद इट, तो यू कैन गो फॉर दैट। देन देयर इज दिस वेनेरल डिजीजेस। तो दिस वेनेरल डिजीजेस इज लाइक the uterus disease or the STDs, we can say the sexually transmitted diseases होती हैं ये, ठीक है। कम्युनिकेबल होनी चाहिए, बस ये ध्यान आपने रखना है। नॉट ऑल STDs आर कम्युनिकेबल, सो दिस शुड बी कम्युनिकेबल। इफ दिस इज कम्युनिकेबल देन यू कैन टेक divorce. Then there is seventh ground which talks about if the person is not been being heard of being alive for 7 years. तो 7 years द पर्सन नॉट बीइंग हर्ड अलाइव, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि अलाइव नहीं सुना हुआ उसका, ये नहीं उसके बारे में नहीं सुना 7 साल से, बस यही नहीं सुना, नॉट बीइंग हर्ड ऑफ अलाइव फॉर 7+ years। एंड दिस शुड बी दिस हियरिंग जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट बीइंग हर्ड, दैट शुड बी हर्ड बाय द पर्सन्स हु वुड नेचुरली, यानी जो जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको मतलब उसके बारे में उनका आता पता उनको पता होना चाहिए था, वुड हैव नेचुरली हैव हर्ड। इसमें एग्जांपल के तौर पे द क्लोज फैमिली, द फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू कैन नॉट से कि यार उसका एक दोस्त था उसको ही नहीं पता कि वो कितने टाइम से 7 सालों से प्लस से वो है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिस इज एच एंड आई गेस दिस इज इनफ। एंड देन यू कम टू द वाइफ पार्ट कि वाइफ को भी क्या ग्राउंड्स है डाइवोर्स के, एंड दिस इज सेम द वे इट्स गिवन हेयर, इट्स गिवन इन दी हिंदू मैरिज एक्ट। वाइफ के पास भी ऐसे ही ग्राउंड्स हैं। एंड दिस टॉक अबाउट कि द पर्सन
हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, यानी व्यक्ति ने कोई रेप करा है, सोडोमी करी है या फिर बेस्टिलिटी करी है, दैट इज बेस्टिलिटी आपको पता ही होगा, द सेक्स विथ सम काइंड ऑफ एनिमल, इफ द पर्सन इज गिल्टी ऑफ दैट, ठीक है। या फिर व्यक्ति जो है अंडर हिंदू एडॉप्शन एक्ट सेक्शन 18 या फिर 125 ऑफ CRPC, 125 CRPC किसकी बात करता है, दिस एवरीथिंग टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस। तो या तो व्यक्ति जो है वो मेंटेनेंस अपने वाइफ की नहीं कर पा रहा है तो वाइफ उस पर भी डाइवोर्स ले सकती है। Subject to the provision of this act to the rules made thereafter, either party to marriage, whether solvent before or after the commencement of Special Marriage Act 1970, may present a petition for divorce to district court on the ground that, अब ये कह रहे हैं कि either party जो है to marriage can also give the स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कैन गिव द डाइवोर्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये ग्राउंड जो यूज़ करा गया है, ये यूज़ करा गया है कि भैया कोहैबिटेट नहीं कर रहे हैं बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये बेसिकली 1 साल से दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर भी जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ऑर्डर कोर्ट ने दिए थे, यानी कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कर था, बट बोथ द पार्टीज दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यानी कोर्ट ने जब डिक्री पास कर दी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, कोर्ट ने, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे, वाइफ कोर्ट गई थी, मेरा हस्बैंड मुझसे अलग रह रहा है, मुझे उसके साथ में रहने का आप डिक्री करो, आप ऑर्डर दो, कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप दोनों साथ में रहें, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट बाय द कोर्ट। बट स्टिल हस्बैंड इज नॉट रेडी टू कम टू द वाइफ एंड दे आर नॉट कोहैबिटेटिंग, मतलब नॉट लिविंग अंडर वन रूफ फॉर 1 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री। यानी 1 साल ऑर्डर पास होने के बाद भी वो दोनों नहीं अगर साथ रह रहे, तो देन दैट कैन ऑल्सो बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर दी डाइवोर्स। सो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कोहैबिटेशन के बारे में ही ये ग्राउंड जो है सेक्शन 2 के अंदर जो है वो बात कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग थोड़ा सा हिंदू मैरिज एक्ट से कंपेयर करेंगे कि इनके अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वाले कौन से ग्राउंड्स नहीं थे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, ये जो 7 के 7 ग्राउंड है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो ये इम्प्रिजनमेंट वाला ग्राउंड है, यही जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है। बाकी सारे ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हैं। और 2 ग्राउंड ऐसे हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हैं बट यहाँ पे नहीं है, वो ये है वो यहाँ पे हो भी नहीं सकते बिकॉज दिस इज अन सेक्युलर एक्ट। SMA इज अ सेक्युलर एक्ट, दैट्स नॉट हिंदू एक्ट। तो वो जो एक ग्राउंड है उसमें से वो एक ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, दैट इज इफ पर्सन renounces to be हिंदू, यानी अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक व्यक्ति जो हिंदू नहीं रहता तो भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड देयर। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर ग्राउंड दैट द पर्सन इफ renounces or leave the normal life and move towards the life of tapasvi or whatever you can call it. So this is basically the ground in which they have mentioned that the person who have basically given up the society, given up the all the leisures and all the pleasures of life and move towards the वनवास और वी कैन कॉल इट द तपस्वी लाइफ। तो पहले ऐसा बहुत होता था कि आपका जो हस्बैंड है दैट डू मतलब आफ्टर सेट ऑफ adolescence, after getting to one age, so they do this and they give up the life, they give up society and they move into the new diaspora of the life. So ये उसके बारे में बेसिकली बात करी गई है यहाँ पे। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जो चीज़ थी ये है, मगर ये यहाँ पे बेसिकली नहीं है कि द पर्सन हैव एंटर इनटू सम रिलीजियस ऑर्डर और क्या कहते हैं गिवन अप दी सोसाइटी और गिवन अप द लाइफ। तो ऐसी चीज़ जो है वो, क्योंकि ये सेक्युलर एक्ट है इसलिए दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं थी। तो इसलिए ये 2 पार्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हैं
यहाँ नहीं है, बस हिंदू मैरिज एक्ट के डाइवोर्स के ग्राउंड्स में ये 2 पार्ट्स जो है एडिशनल हैं, और एक पार्ट जो यहाँ पे आपको 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट का बताया था वो नहीं है। बाकी सारा का सारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो ग्राउंड्स है वो हैं, और मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर जो ग्राउंड्स है उसमें 7 ईयर का ये वाला पार्ट है। उसके अंदर वो हिंदू मैरिज एक्ट के जो गिविंग अप ऑफ सोसाइटी है वो वाला पार्ट नहीं है। बाकी डिजर्शन वगैरह वहाँ पे भी सारे हैं, और इम्पोर्टेंसी का पार्ट जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर, जो डिसोसिएशन मुस्लिम मैरिज एक्ट उसके अंदर इम्पोर्टेंसी का पार्ट भी दिया हुआ है। तो ये जो है आपके लिए वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन करा ढंग से स्पेशल मैरिज एक्ट को, एंड आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाए हो। एसएमए के अंदर यही 6-7 सेक्शंस हैं, आप इनको ढंग से कर लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर योर LLB। सो दिस इज हेयर एंड सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ।